आज का टॉपिक है आईपैड। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आई इज इक्वल टू PAT, कैपिटल PAT। ये जो टॉपिक है इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी के पेपर से, यूनिट 4 से, जहां हम एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज या पर्यावरणीय संबंधी समस्याएं। आईपैड जो है वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें आई बराबर कैपिटल P मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल T है। I इज इक्वल टू कैपिटल P मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल T। तो हमें ये समझना है कि ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किस प्रकार से संबंध स्थापित करता है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द एनवायरमेंट। मानव गतिविधि का किस प्रकार से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, उसी को हम आईपैड इक्वेशन के द्वारा समझेंगे। The expression equates human impact on the environment that is denoted by I. ह्यूमन इम्पैक्ट या मानवीय गतिविधियों का जो प्रभाव पर्यावरण पे पड़ रहा है, उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं कैपिटल I. The expression equates human impact on the environment I to the product of three factors PAT. I दर्शाता है इम्पैक्ट को, प्रभाव को। कैसे प्रभाव को? जो भी ह्यूमन एक्टिविटी है, जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है, जो भी उत्पादन की गतिविधियां हैं, उन जो मानव के द्वारा निर्धारित की जा रही हैं, उसके प्रभाव को या उसके इम्पैक्ट को हम आई से इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। और ये बराबर होता है पॉपुलेशन के मल्टीप्लाइड बाय एफ्लुएंस मल्टीप्लाइड बाय टेक्नोलॉजी। P यहाँ पे दर्शाता है या इंडिकेट करता है जनसंख्या को, पॉपुलेशन को। A इंडिकेट करता है एफ्लुएंस को। एफ्लुएंस का अर्थ है समृद्धि। अगर जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो उसका प्रभाव कंजम्पशन पे या उपभोग पे कितना पड़ता है, प्रति व्यक्ति उपभोग या कंजम्पशन कितना है, वो उसी को हम कहते हैं एफ्लुएंस। कि अगर राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो उसके साथ उपभोग पे होने वाले प्रभाव को या प्रति व्यक्ति उपभोग को हम कहते हैं समृद्धि या एफ्लुएंस, जो कैपिटल A से दर्शाया गया है। और कैपिटल T जो है वो दर्शाती है टेक्नोलॉजी को, कि जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें तकनीक जो है किस प्रकार की इस्तेमाल की गई है। और इसके लिए स्पेसिफिकली हम ये कहते हैं कि जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो कितना हो रहा है। अगर टेक्नोलॉजी या तकनीक ज्यादा विकसित है तो CO2 एमिशन जो है, ये एक एग्जांपल है, CO2 एमिशन जो है वो कम होगा। अगर टेक्नोलॉजी जो है वो पिछड़ी हुई है तो CO2 एमिशन जो है वो ज्यादा होगा। तो टेक्नोलॉजी या टी जो है वो दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी एफिशिएंट है या तकनीक जो है कितनी कारगर है CO2 एमिशन या कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करने के लिए। The validity of expressing environmental impact as a simple product of independent factors and the factors that should be included and their comparative importance have been the subject of debate among environmentalists. जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई T,
ये बहुत ही सरल फॉर्मूला है और बहुत ही डायरेक्ट इक्वेशन है जो ये बताता है कि जनसंख्या, समृद्धि और तकनीकी को जोड़कर हम ये पता कर सकते हैं कि पर्यावरण पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है मानव गतिविधि का। इसकी वजह से जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, जो पर्यावरण को स्टडी करते हैं, पर्यावरण विषय पे शोध करते हैं, वो उनके बीच पे बहुत ज्यादा विवाद इस बात को लेकर रहा है कि इतना सिंपल इक्वेशन जो है वो सफिशिएंट नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि ह्यूमन एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ता है या मानव गतिविधि का जो प्रभाव पर्यावरण पे पड़ता है उसको समझने के लिए इतना सरल फॉर्मूला जो है, सूत्र जो है वो कारगर नहीं है या सफिशिएंट नहीं रहेगा। ये हमेशा एक टॉपिक ऑफ डिबेट रहा है अमंग द एनवायरमेंटलिस्ट। टॉपिक ऑफ डिबेट अमंग एनवायरमेंटलिस्ट्स। जो पर्यावरण पर शोध करते हैं वो ये कहते हैं कि ये हमेशा ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा विवादों से घिरा रहा है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। In particular, some have drawn attention to potential interrelationships among the three factors, and others have wished to stress other factors not included in the formula, such as political and social structures and the scope for beneficial as well as harmful environmental actions. बाकी जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनका कहना है कि जो PAT है ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिसपे कि इम्पैक्ट या पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव जो है डिपेंड करता है, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एनवायरमेंटलिस्ट का ये कहना है कि ये तीनों जो हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। पॉपुलेशन जो है वो एफ्लुएंस पे इफेक्ट डालता है और टेक्नोलॉजी जो है वो भी एफ्लुएंस पे इफेक्ट डालती है। पॉपुलेशन जितना ही ज्यादा होगा, कंजम्पशन या उपभोग या एफ्लुएंस उतना ही ज्यादा होगा। टेक्नोलॉजी अगर ज्यादा एफिशिएंट है तो उसकी वजह से प्राइस जो है उसमें रिडक्शन आ सकता है और उसकी वजह से एफ्लुएंस या कंजम्पशन जो है वो बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इनका भी एक दूसरे से लिंक है। अगर ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो ये जो सूत्र है ये अपने आप में कारगर साबित नहीं होगा। I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई T। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि बहुत सारे ऐसे अदर फैक्टर्स हैं जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं जिनको कि I इज इक्वल टू PAT या IPAT में नजरअंदाज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक एवं राजनीतिक ढांचा, सामाजिक एवं राजनीतिक ढांचा भी पर्यावरण पे होने वाले प्रभाव को बढ़ाता या घटाता है और इसको आईपैट इक्वेशन में नहीं लिया गया, ये इसका एक क्रिटिसिज्म है। दूसरा है कि और भी बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्शंस हैं जिसको आईपैट इक्वेशन में नहीं लिया गया। फॉर एग्जाम्पल बायोडाइवर्सिटी लॉस या डिफॉरेस्टेशन। ये कुछ अन्य समस्याएं हैं जिसको कि आईपैट इक्वेशन में नहीं लिया गया, ये इसका एक मेजर क्रिटिसिज्म है, इसकी आलोचना है। आज का जो लेक्चर है उसका कंटेंट है, हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ आईपैट इक्वेशन। आईपैट इक्वेशन किसने दिया और कब दिया। दूसरी चीज जो हम इसमें स्टडी करेंगे वो है द थ्री फैक्टर्स ऑफ आईपैट जो कि पॉपुलेशन, एफ्लुएंस एंड टेक्नोलॉजी है। जनसंख्या का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, उपभोग का, समृद्धि का पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है और तकनीक का
पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है, इसको आज हम स्टडी करें। नेक्स्ट ये देखेंगे कि इसकी क्रिटिसिज्म क्या है या किस प्रकार से आईपैड की जो है आलोचना की गई है। स्लाइड 2 पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो द इक्वेशन वाज डेवलप्ड इन 1970। 1970 का जो दौर था उस समय ये इक्वेशन जो है वो आया था। इक्वेशन किसने दिया था ये देखते हैं। बैरी कॉमनर, पॉल आर एहरलिक एंड जॉन होल्डन, तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने इस इक्वेशन की बात की थी। पहला नाम है बैरी कॉमनर। दूसरे व्यक्ति हैं पॉल आर एहरलिक। तीसरे व्यक्ति हैं जॉन हॉल्ड्रेन। ये तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने आईपैड का इक्वेशन 1970 में दिया था। कॉमनर आर्ग्यूड दैट एनवायरमेंटल impacts in the United States were caused primarily by changes in its production technology following World War II and focused on present day deteriorating environmental conditions in the United States. कॉमनर ने क्या बात की ये डिस्कस कर लेते हैं पहले। कॉमनर ने कहा कि जो वर्ल्ड वॉर 2 था उसके बाद प्रोडक्शन का या उत्पादन की जो तकनीक है उसमें बदलाव किया गया था और उस समय के 1970 के अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स में जो एनवायरमेंटल डिटोरियोरेशन हो रहा था या पर्यावरण क्षति हो रही थी उसकी बात कॉमनर ने कही थी। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो उत्पादन तकनीक है उसमें बदलाव किया गया था उससे पर्यावरण पे और भी ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, ऐसा कॉमनर का मानना था। अब डिस्कस करते हैं एहरलिक एंड होल्डन ने क्या कहा था। Ehrlich and Holden argued that all three factors were important but emphasized the role of human population growth, focusing on a broader scale, being less specific in space and time. दूसरी तरफ Ehrlich and Holden इनका मानना था कि पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या में वृद्धि जो है उस समय सबसे महत्वपूर्ण कारण थी जो कि पर्यावरण पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल रही थी और ज्यादा आप कह सकते हैं पर्यावरण पर ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा था क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा डिपेंडेंसी होगी एनवायरनमेंट पे, उतनी ज्यादा रिसोर्सेस का यूज होगा और उतनी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो एनवायरनमेंट पे पड़ेगा। The equation can aid in understanding some of the factors affecting human impacts on the environment, but it has also been cited as a basis for many of the dire environmental predictions of the 1970s by Paul Ehrlich, George Ward, Dennis Hayes, Lester Brown, Rennie DeBose, and Sidney Ripley that did not come to pass. Neil Koblis classified equations of this type as mathematical propaganda and criticized Ehrlich's use of them in the media to sway the general public. एक नाम इसमें बहुत महत्वपूर्ण है नील कॉब्लिस का। नील कॉब्लिच इन्होंने आईपैड इक्वेशन की जहां एक तरफ बहुत सारे अर्थशास्त्री इससे
सहमत थे या एनवायरमेंटलिस्ट इससे रिलेट कर पा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नील कॉबलिश ने ये कहा कि ये सिर्फ एक मैथमेटिकल प्रोपेगेंडा है और ये सही तरीके से पर्यावरण को पहुंचने वाली क्षति को दर्शाता नहीं है। ये इसकी आलोचना करते थे। नेक्स्ट हेडिंग है द डिपेंडेंट वेरिएबल इम्पैक्ट। द वेरिएबल आई इन द आईपैड इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। आई जो है आईपैड इक्वेशन में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट या पर्यावरण पे पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। I means impact on environment. The environment may be viewed as a self-regenerating system that can endure a certain level of impact. The maximum endurable impact is called the carrying capacity. इसका क्या अर्थ है कि पर्यावरण की एक क्षमता होती है कि कितनी, एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है कि किस रेट से वो खुद को रीजनरेट करता है। इसका मतलब एनवायरनमेंट के जो रिसोर्सेस को यूज किया जाता है वो रिसोर्सेस वापस फिर से किस दर से बनते हैं, रीजनरेट होते हैं, उसका एक दर है। तो ये कहा जाता है जो मैक्सिमम एंड्योरेबल कैपेसिटी है, पर्यावरण जितना सह सकता है, जिस दर से खुद को फिर से रीजनरेट कर सकता है, उसको कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का अर्थ क्या है कि जो भी पर्यावरण से हम रिसोर्सेस या संसाधन ले रहे हैं, तो वो संसाधन फिर से रिप्लेस होते हैं ऑटोमेटिकली, उसकी जो क्षमता होती है। और जो हम प्रदूषण करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉइल पोल्यूशन की अगर हम बात करें या वाटर पोल्यूशन की बात करें, तो जितना पर्यावरण जो है उसकी क्षमता होती है पोल्यूशन को लेने की और रिसोर्सेस को प्रोवाइड करने की और रिसोर्सेस को फिर से रीजनरेट करने की, उसको कहा जाता है कैरिंग कैपेसिटी। As long as I is less than the carrying capacity, the associated population, affluence and technology that make up I can be perpetually endured. ये कहते हैं कि अगर I जो है लेस देन कैरिंग कैपेसिटी है, जितनी पर्यावरण की क्षमता है, अगर इम्पैक्ट जो है उससे कम है, इसका मतलब पर्यावरण में अभी भी क्षमता है कि वो जितना भी रिसोर्स यूज किया जा रहा है या जिस रेट से जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, उसको पर्यावरण जो है वो सह सकती है, उसको एक्यूमुलेट कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आई जो है इम्पैक्ट जो है वो कैरिंग कैपेसिटी, जो पर्यावरण की क्षमता है जीडीपी ग्रोथ रेट को सहने की, अगर उससे इम्पैक्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब कि अब एनवायरनमेंट पे पड़ने वाला जो प्रभाव है वो बहुत ही ज्यादा है और नॉन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, हम वापस उस एनवायरनमेंट लेवल पे पहुंच नहीं पाएंगे। इसको ओवरशूट भी कहा जाता है, इस कंडीशन को ओवरशूट कहा जाता है कि जितनी पर्यावरण की क्षमता है उससे ज्यादा हम पर्यावरण का शोषण कर रहे हैं या एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आगे चल के जो पर्यावरण की क्षति होगी वो परमानेंट डैमेज होगा। Impact may be measured using ecological footprint analysis in units of global hectares. Ecological footprint per capita is a measure of the quantity of Earth's biologically productive surface that is needed to regenerate the resource consumed per capita. Ecological footprint की यहाँ बात कही गई है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है वो बात करता है कि प्रति व्यक्ति जितना उपभोग करता है, उसको दोबारा से एनवायरनमेंट में जनरेट करने के लिए कितना, आप कह सकते हैं कि कितना समय लगेगा या कितना कंजम्पशन जो है वो पर कैपिटा हो रहा है, उसको हम कहेंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। Impact is modeled as the product of three terms giving GHA as a result. Population is expressed in human numbers, therefore affluence is measured in units of GHA per capita. GHA जो है यहाँ पे ये ग्लोबल हेक्टर्स को दर्शाता है।
एक व्यक्ति जितना भी उपभोग करता है उसको फिर से रीजनरेट करने के लिए जितना ग्लोबल हेक्टर की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। टेक्नोलॉजी इज अ यूनिटलेस एफिशिएंसी फैक्टर। टेक्नोलॉजी की कोई यूनिट नहीं है यहाँ पे, ये एफिशिएंसी फैक्टर को दर्शाता है कि कितनी एफिशिएंट है टेक्नोलॉजी, उससे दर्शाता है कि एमिशन रिडक्शन कितना होगा। अगर टेक्नोलॉजी ज्यादा कारगर है तो CO2 एमिशन या कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन उतना ही ज्यादा कम होगा। अब तीनों फैक्टर को एक एक करके हम समझ लेते हैं। पहला है पॉपुलेशन। In the IPAT equation, the variable p represents the population of an area such as the world. अगर विश्व की जनसंख्या को हम ले तो p जो है वो इंडिकेट करता है पूरे विश्व में जनसंख्या कितनी है। Since the rise of industrial societies, human population has been increasing exponentially. जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, वैसे वैसे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई। कैसे? एक्सपोनेंशियली, बहुत ज्यादा दर से। दिस हैज कॉज्ड थॉमस माल्थस, पॉल एहरलिच and many others to postulate that this growth would continue until checked by widespread hunger and famine. यहाँ पे आप याद कर सकते हैं माल्थुसियन ग्रोथ मॉडल को, जो दिया गया था माल्थस के द्वारा, जो ये कहते थे कि अगर जनसंख्या कंट्रोल नहीं की जाएगी और बढ़ती ही चली जाएगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हंगर एंड पॉवर्टी। बहुत ज्यादा लेवल पे हंगर की प्रॉब्लम होगी और पॉवर्टी की प्रॉब्लम होगी, गरीबी की प्रॉब्लम होगी, ऐसा माल्थस का कहना था। और इसी से सहमत रखते थे आईपैड इक्वेशन को देने वाले पॉल एहरलिच। The United Nations project that world population will increase from 7.7 billion in 2019 to 9.8 billion in 2050 and 11.2 billion in 2100। यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या है विश्व की वो 2019 में 7.7 बिलियन थी, 2015 में 9.8 बिलियन हो जाएगी और 2100 में 11.2 बिलियन। जो ये दर्शाता है कि जनसंख्या जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। These projections take into consideration that population growth has slowed in recent years as women are having fewer children. This phenomena is the result of demographic transition all over the world. Although the UN projects that human population may stabilize at around 11.2 billion in 2100, the IPAT equation will continue to be relevant for the increasing human impact on the environment in the short to mid future. यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस प्रोजेक्ट का प्रेडिक्शन है जनसंख्या को लेकर, वो ये कहता है क्योंकि पॉपुलेशन जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की वजह से, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन की वजह से थोड़ी सी रिड्यूस हो रही है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन जो है हमेशा आईपैड के अनुसार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, इंपॉर्टेंट कारक रहेगा, प्रमुख कारक रहेगा पर्यावरण पे पड़ने वाले प्रभाव को अगर हम स्टडी कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो इससे सहमति रखता है। आईपैड इक्वेशन जो है उसमें पॉपुलेशन जो है वो एक प्रमुख कारक है जो ये दिखाता है कि पर्यावरण पे जनसंख्या का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यूनाइटेड नेशंस आईपैड को एक रेलिवेंट इक्वेशन मानता है और इसके सपोर्ट में यूनाइटेड नेशंस ने अपनी रिपोर्ट रखी है। Increased population increases humans' environmental impact in many ways which include but are not limited to। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि पॉपुलेशन जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो एनवायरनमेंट पे पड़ता है, किस तरीके से पड़ता है। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, उसके अलावा भी और पॉइंट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करें। इंक्रीज लैंड यूज।
अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब लैंड यूज इंक्रीज होगा, जितनी जमीन का उपयोग पहले होता था उससे ज्यादा जमीन का उपयोग होगा, चाहे वो शेल्टर के पर्पज से हो, चाहे वो प्रोडक्शन के या उत्पादन के बढ़ने के कारण हो। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो रहने के लिए और उपभोग करने के लिए ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज इन लैंड यूज को दर्शाता है। जैसे ज्यादा लैंड यूज ह्यूमन बींग्स के द्वारा होगा, जो अदर स्पीशीज होंगी उनके लिए आप कह सकते हैं कम जमीन बचेगी, या फॉरेस्ट कवर हम कह सकते हैं इन वेरी सिंपल टर्म्स, फॉरेस्ट कवर विल रिड्यूस, या फॉरेस्ट कवर जो है वो कम होगा, जो इंडिकेट करता है बायोडाइवर्सिटी लॉस को। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज रिसोर्स यूज रिजल्ट्स इन चेंजेस इन लैंड कवर। जैसे जैसे ज्यादा रिसोर्सेस का यूज होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधनों का उपयोग भी बढ़ेगा, और लैंड कवर जो है से हम सिंपली कह सकते हैं फॉरेस्ट कवर या प्लांटेशन कवर, वो भी उसके साथ रिड्यूस होगा या उसमें कमी आएगी। इंक्रीज्ड पॉल्यूशन, जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ेगा। प्रदूषण ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बढ़ सकता है या ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से भी बढ़ सकता है। पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से इसका जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ेगा, हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे, और ज्यादा जो है इकोसिस्टम पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जो अदर स्पीशीज है उस पे भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, इकोसिस्टम्स और अदर स्पीशीज। इंक्रीज क्लाइमेट चेंज, जिसमें हम बात कर सकते हैं सी लेवल राइज की। सी लेवल के बढ़ने की वजह से ये बहुत ज्यादा खतरा है कि जो कोस्टल एरियाज हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे, या आने वाले समय में जो कोस्टल एरियाज हैं या जो समुद्र तटीय इलाके हैं उनके डूबने की जो संभावना है वो टेम्परेचर इंक्रीज या क्लाइमेट चेंज के साथ बढ़ जाती है। दूसरी समस्या जो क्लाइमेट चेंज के साथ है वो है ग्लोबल वार्मिंग। निरंतर तापमान पे होने वाला वृद्धि जो हम देखते हैं उसे हम ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, जिसका मेन रीजन है CO2 एमिशन। जैसे ही जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी वैसे ही जीडीपी या आउटपुट इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो CO2 एमिशन का जो दर है वो भी इंक्रीज होगा। ये सब है जनसंख्या की वजह से पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव। और एक है बायोडाइवर्सिटी लॉस। जैसा कि हम सुनते हैं कि बहुत सारे स्पीशीज हैं जो IUCN के अकॉर्डिंग वल्नरेबल हैं या तो एंडेंजर्ड है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से, और इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस, जिसमें अदर स्पीशीज जो हैं उनके खत्म होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम समझते हैं एफ्लुएंस का क्या मतलब है। एफ्लुएंस जिसे हिंदी में कहते हैं समृद्धि, जो दर्शाता है प्रति व्यक्ति उपभोग को या कंजम्पशन को। The variable a in the IPAT equation stands for the affluence. It represents the average consumption of each person in the population. ये दर्शाता है एवरेज कंजम्पशन को, जनसंख्या में प्रति व्यक्ति कुल कितना उपभोग करता है उसको हम दिखा सकते हैं एफ्लुएंस या समृद्धि से। As the consumption of each person increases, the total environmental impact increases as well.
इसका सीधा संबंध है, जैसे जैसे उपभोग बढ़ेगा वैसे वैसे एनवायरमेंट पे या पर्यावरण पे जो इसका इफेक्ट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, CO2 एमिशन ज्यादा होगा, और साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट, वाटर में जो डिस्पोज किया जा रहा है वेस्ट, एयर पोल्यूशन, वो सब भी साथ ही साथ इंक्रीज होगा, प्रदूषण भी बढ़ेगा और एमिशन भी बढ़ेगा। तो कंजम्पशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो इम्पैक्ट कैसा होगा? नेगेटिव। A common proxy for measuring consumption is through GDP per capita. कंजम्पशन को मापने के लिए जिस प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया जाता है, जो इनडायरेक्टली कैसे मेजर किया जाता है? GDP पर कैपिटा से, प्रति व्यक्ति आय के रूप में। जितनी ज्यादा प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी उतना ही ज्यादा प्रदूषण बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। While GDP per capita measures production, it is often assumed that consumption increases when production increases. Production या GDP अगर बढ़ेगा तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? कंजम्पशन पे, और इसका प्रभाव पड़ेगा फिर एनवायरनमेंट पे। Impact on environment will increase and that is negative impact. अब हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का किस प्रकार से एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है? इंक्रीज कंजम्पशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस human environmental impact. This is because each product consumed has wide ranging effects on the environment. For example, the construction of a car has the following environmental impact. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एक कार के प्रोडक्शन से कितना एनवायरमेंटल लॉस होता है वो यहाँ दिया गया है। 6,05,664 gallons of water for parts and tires, 682 lbs of pollution at a mine for the lead battery, 2,178 lbs of discharge into वाटर सप्लाई फॉर द 22 lbs ऑफ कॉपर कंटेन्ड इन द कार। तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक कार के प्रोडक्शन से जो पर्यावरण की क्षति हो रही है वो कितनी ज्यादा है। द मोर कार्स पर कैपिटा द ग्रेटर द इम्पैक्ट। जितने ही ज्यादा कार होंगे पर पर्सन उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो एनवायरनमेंट पे पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे ज्यादा उपभोग या ज्यादा समृद्धि से या GDP पर कैपिटा या प्रति व्यक्ति आय से पर्यावरण पे कैसे ज्यादा से ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि जितना ही ज्यादा उपभोग होगा उतना ही ज्यादा उत्पादन होगा, उतना ही ज्यादा उत्पादन हो रहा है उतना ही ज्यादा CO2 एमिशन होगा, उतना ही ज्यादा प्रदूषण होगा। अब हम स्टडी करते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है आईपैड में, उसका क्या मतलब है। The t variable in the iPad equation represents how resource intensive the production of effluents is. जिस भी वस्तु या सेवा का उपभोग किया जा रहा है वो कितना ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव है। इसका मतलब कि किसी एक कमोडिटी को, फॉर एग्जांपल एक्स कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कितने रिसोर्स को यूज किया जा रहा है। अगर रिसोर्स यूज कम है इसका मतलब हम टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एफिशिएंट है। How much environmental impact is involved in creating, transporting and disposing of the goods, services and amenities used? इसमें यह देखा जाता है कि अगर किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो उसको उसको बनाने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में और उसका जो वेस्ट क्रिएट होता है उसको डिस्पोज ऑफ करने में एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इम्प्रूवमेंट in efficiency can reduce resource intensiveness, reducing the T multiplier.
Since technology can affect environmental impact in many different ways, the unit for T is often tailored for the situation to which IPAT is being applied. तकनीकी विकास का अलग अलग प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए टेक्नोलॉजी जो है वो अलग अलग रूप में ली जाती है आईपैट इक्वेशन में. फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ सिचुएशन वेयर द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज इज बीइंग मेजर्ड, एन एप्रोप्रिएट यूनिट फॉर टी माइट बी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पर यूनिट ऑफ जीडीपी. अगर हम मानव प्रभाव देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे, तो टी के लिए जो यूनिट यूज की जा सकती है उसका एक एग्जांपल है ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी. जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वन यूनिट ऑफ जीडीपी के लिए कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है. अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी एफिशिएंट नहीं है. अगर ये कम है तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी या तकनीक जो है वो ज्यादा कारगर है. तो इसको मेजर करने का एक तरीका क्या है? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पर यूनिट ऑफ जीडीपी. ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी. एक इकाई सकल घरेलू उत्पाद के लिए कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, इससे हम टी जो है आईपैड का उसको मेजर कर सकते हैं. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी का एनवायरमेंट पे पड़ने वाला इम्पैक्ट क्या है उसको देखते हैं. इंक्रीज इन एफिशिएंसी कैन रिड्यूस ओवरऑल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. ये कहते हैं कि अगर तकनीकी विकास किया जाए, टेक्नोलॉजी को एफिशिएंट बनाया जाए, तो अगर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है तो एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं CO2 एमिशन जो है वो कम होगा, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी एफिशिएंट है तो कम कोल का यूज करके या कम रिसोर्सेस का यूज करके हम उतना ही उत्पादन कर सकते हैं जितना पहले कर रहे थे. तो इससे क्या होगा, इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट कम होगा या रिड्यूस होगा. ऐसा आईपैट इक्वेशन का मानना है, या जिन्होंने आईपैट इक्वेशन दिया था. एंड ए हैज आल्सो इंक्रीज ड्रेस्टिकली द ओवरऑल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. आई हैज स्टिल इंक्रीज्ड. दूसरी ओर ये कहते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी एफिशिएंट है लेकिन उसके साथ साथ जो उपभोग या एफ्लुएंस है वो भी बढ़ रहा है, तो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट कैसा होगा? अगर वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करके जितना इम्पैक्ट आपने रिड्यूस किया था, अगर उपभोग जो है वो बढ़ रहा है साथ ही साथ, तो वो इम्पैक्ट जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा और ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव रहेगा और इंक्रीज हो जाएगा. तो क्या कहते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी एफिशिएंट है तो इम्पैक्ट रिड्यूस होगा, लेकिन अगर उपभोग भी बढ़ रहा है, एफ्लुएंस भी बढ़ रहा है, तो इम्पैक्ट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. अब इसकी आलोचना देख लेते हैं किस प्रकार से हुई, क्या क्रिटिसिज्म हुआ था इसका. टू सिंपलिस्टिक फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है. पर्यावरण की जो समस्या है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसका सोल्यूशन आईपैड ने बहुत ज्यादा सिंपल दिया है, तो इसको टू सिंपल माना जाता है. टू सिंपलिस्टिक, बहुत ही ज्यादा सरल सूत्र है ये, और ये इसकी सबसे प्रमुख आलोचना है. दूसरा, इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन वेरिएबल्स. ये भी हमने डिस्कस किया है कि जो PAT है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होने के बावजूद एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, उनकी इंटरडिपेंडेंसी है, और ये भी इसकी एक आलोचना है. जनरल स्वीपिंग assumptions of variables effect toward environmental impact. Cultural differences cause wide variations in impact. Technology cannot properly be expressed in a unit. Varying the unit will prove to be inaccurate as the result of the calculation depends on the one's view of the situation.
क्योंकि प्रॉक्सी लिया गया, पीएटी में प्रॉक्सी का यूज किया गया है, इसलिए जो रिजल्ट है वो वैरी कर सकता है। कल्चरल डिफरेंसेस होने की वजह से भी ये डिफरेंट रिजल्ट आ सकता है। टेक्नोलॉजी के लिए कोई एक प्रॉपर यूनिट नहीं ली गई है, अलग अलग तकनीक के प्रभाव के लिए अलग अलग यूनिट्स ली गई है, जिसकी वजह से जो सोल्यूशन है या जो रिजल्ट है वो वैरी कर सकता है या उसमें परिवर्तन आ सकता है। ये इसकी अलग अलग आलोचना अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई है या एनवायरमेंटलिस्ट द्वारा की गई है। नेग्लेक्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, इसको भी हमने ब्रीफ में डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल, राजनीतिक एवं सोशल, सामाजिक ढांचे के आधार पर भी पर्यावरण पे पड़ने वाले प्रभाव में परिवर्तन आ सकता है, जिसको कि आईपैड इक्वेशन ने नेग्लेक्ट किया है। So another major criticism for the iPad model is that it ignores the political context and decision-making structures of countries and groups. This means the equation does not account for varying degrees of power, influence, and responsibility of individuals over environmental impact. अलग अलग व्यक्तियों, संगठनों के द्वारा जो पर्यावरण पर असर पड़ता है उसको इसने नजरअंदाज किया आईपैड इक्वेशन ने। ऑल्सो द पी फैक्टर डज नॉट अकाउंट फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स और बिहेवियर्स रिजल्टिंग इन poor result. IPAD does not account for sustainable resource use among some poor and indigenous populations, unfairly characterizing these populations whose culture support low impact practices. यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अगर ले ट्राइबल पॉपुलेशन की, तो अगर हम पॉपुलेशन को, जनसंख्या को अलग अलग कल्चर वाइज नहीं देखते और सारी जनसंख्या को एक ही तरीके से लेते हैं, तो ये एक इनजस्टिस है, ये न्याय नहीं होगा उन कल्चरल ग्रुप के साथ जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस जिनकी है। फॉर एग्जांपल जो ट्राइबल ग्रुप है वो नेचर को जो है वो गॉड मानता है, भगवान मानता है, और ट्राइबल कंजम्पशन जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे नहीं डालता है। तो अगर इस ग्रुप को भी हम टोटल पॉपुलेशन में ऐड कर दें और अलग से इसके प्रभाव को ना स्टडी करें, तो एक तरीके से ट्राइबल ग्रुप में अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो इसका इम्पैक्ट हम सही तरीके से स्टडी नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है आईपैड का कि अलग अलग कल्चरल ग्रुप, फॉर एग्जांपल ट्राइबल पीपल, जिनका कि पर्यावरण पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसको अलग से यहाँ पे स्टडी नहीं किया गया है। However, it has been argued that the later criticism not only assumes low impacts for indigenous population but also misunderstands the IPAT equation itself. Environmental impact is a function of human numbers, affluence and technology. ये एक बहुत ही important criticism है कि IPAT जो है वो simply इन PAT को मल्टीप्लाई कर देता है, लेकिन जो इसकी आलोचना करते हैं वो ये कहते हैं कि आईपैट इक्वेशन जो है ज्यादा कारगर तब होगा जब हम ये कहेंगे I इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ PAT। इसका क्या मतलब है कि सिंपली इसका फलन ना होके, प्रोडक्ट ना होके, ये बात करता है कि I इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ PAT। ये कहता है कि ये निर्भर करता है पॉपुलेशन पे, समृद्धि पे और तकनीक पे, तो ये ज्यादा कारगर होगा और ये इस तरीके से अगर हम लिखें तो ये ज्यादा रेलिवेंट होगा। पॉलिसी इम्प्लीकेशंस की बात कर लेते हैं कि कैसी नीतियों का हम निर्माण कर सकते हैं अगर हम आईपैड के अनुसार चलें। As a result of the interdependencies between PA and T and potential rebound effects, policies aimed at decreasing environmental impacts through reduction in PAT may not only be very difficult to implement but also are likely to rather ineffective compared to rationing or prevenient taxation of resources use or pollution। यहाँ पे ये बात करते हैं
कि अगर हम आईपैड में पीएटी की बात करें और स्पेसिफिकली टी की बात करें, तो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को एफिशिएंट बना के, कारगर बना के हम एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल CO2 एमिशन को, और इससे ओवरऑल इम्पैक्ट को या पर्यावरण पे पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रीबाउंड इफेक्ट भी देखा गया है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे, जो ये एस्टैब्लिश करता है कि आईपैड के द्वारा पर्यावरण समस्या का समाधान करना बहुत ही मुश्किल है, और ज्यादा कारगर होगा अगर हम किसी प्रकार का टैक्स जो है वो पोल्यूशन पर या पर्यावरण पे पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव पर लगाएं, तो हम ज्यादा कारगर नीतियों का निर्माण कर सकते हैं। द पॉलिसी विल बी मोर इफेक्टिव इफ rather than implying PAT measures we take help of taxes or direct or indirect taxes like Pigouvian tax on the resource use or pollution caused by different production activities. Thank you. This is all for today's lecture.